कितना भी पकड़ लो यह फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आप सभी दोस्तों का स्वागत है स्टडी ग्लोव्स पर। और आज 6 अगस्त है। बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर की शुरुआत हम लोग बहुत ही बेहतरीन पिक्चर के साथ में करने वाले हैं। माइक टाइसन, जिन्होंने अपनी 16 वर्ष की उम्र में बड़े कीर्तिमान पूरे विश्व के सामने स्थापित किए थे। एक ऐसे उभरते सितारे जिन्हें पूरे विश्व में बॉक्सिंग में कोई भी हराने वाला नहीं था। लेकिन ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है। तो घटना है 1990 की, जब डगलस ने एक ही पंच के अंदर इनको धराशायी कर दिया था और उस दिन इनका सूर्य जो था वो अस्त की ओर बढ़ गया था। इन्हें अपने करियर पर बड़ा गर्व था, लेकिन इन्होंने शत्रु को हमेशा कमजोर समझा और उसका नतीजा यह था कि 1990 में डगलस ने इन्हें नॉकआउट चैंपियनशिप के अंदर हरा दिया था। आप लोग जरूर देखना, बहुत ही बेहतरीन ये चैंपियनशिप थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एसएससी जीडी के लाइव बैचेस शुरू कर दिए गए हैं स्टडी ग्लोव्स लर्निंग ऐप पर, और स्टडी ग्लोव्स 2.0 ऑफिशियल चैनल लॉन्च कर दिया गया है। वहां पर जाकर आप लोगों को सभी लेक्चर्स की पीडीएफ और नोटिफिकेशंस प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहां पे आप लोग देख सकते हैं, इंस्टा पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हो वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में आप लोगों को लेक्चर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है विद आंसर्स, और जो भी क्वेश्चंस हम लोग करते हैं उसका क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है। तो आप लोगों को यहां से क्विज जरूर अटेम्प्ट करना है। 6 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि आरबीआई ने किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो रिसेंटली आरबीआई के द्वारा इंडसइंड बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में लिस्टेड किया गया है। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि एजेंसी बैंक क्या होता है। देखिए, गवर्नमेंट के अंडर में कई पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यूनिट जो है वो काम करती है। इसके साथ में ही सरकार का कई पैसा जो है वो यूनिट्स के अंदर लगा रहता है। तो उनमें यदि कोई ट्रांजैक्शन होता है तो और वो ट्रांजैक्शन जिस बैंक के थ्रू किया जाता है उन्हें कहते हैं एजेंसी बैंक। या तो हम लोग कह सकते हैं इसको शॉर्ट के अंदर कि गवर्नमेंट के जितने भी यूनिट्स हैं उनका ट्रांजैक्शन जिस बैंक के अंदर होता है, जिस बैंक के तहत किया जाता है, उन्हें एजेंसी बैंक कहा जाता है। तो यहां पर इंडसइंड बैंक जो है इसको आरबीआई के द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। यहां पे हम लोग आरबीआई के बारे में समझते हैं कि आरबीआई की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, लेकिन इसके लिए जो एक्ट है वो एक्ट आप लोग जरूर याद रखना, वो 1934 का एक्ट इसके लिए काम करता है। यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई बैंक की स्थापना की गई थी, और आरबीआई बैंक को हम लोग बैंकों का बैंक कहते हैं। सेंट्रलाइज्ड बैंक भी इसको कहा जाता है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जितने भी बैंक हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो आरबीआई के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। इसके साथ में ही पूरे देश के अंदर जितनी भी मनी का फ्लो है, लिक्विडिटी है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है आरबीआई थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। यहां पर मैंने एक शब्द आप लोगों के लिए काम में लिया है, वो है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का मीन्स क्या है कि आरबीआई के द्वारा कुछ ऐसी रेट्स हैं, जैसे सीआरआर है, रेपो रेट है, ऐसी कुछ रेट्स हैं, एसएलआर है, बैंक रेट है। ये कुछ रेट्स हैं जिनको ऊपर या नीचे करके पूरे मार्केट के अंदर मनी फ्लो जो है उसको कंट्रोल किया जाता है, और इसीलिए ही आरबीआई को सेंट्रलाइज्ड बैंक कहा जाता है। और एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है कि एक ऐसा बैंक है जहां पर आप अपना पैसा जमा नहीं करा सकते, वो है आरबीआई बैंक। इतना बड़ा बैंक होने के बाद भी आप जो है अपना पैसा आरबीआई में जमा नहीं कर सकते। तो चलिए समझते इसके बारे में कि व्हाट इज एजेंसी बैंक। तो यहां पे आप लोग समझिए कि इंडसइंड becomes eligible to carry out transactions related to all kind of government lead businesses। तो गवर्नमेंट के जितने भी यूनिट्स हैं उनकी जो भी ट्रांजैक्शंस है जिस बैंक के थ्रू होती हैं उन्हें एजेंसी बैंक कहा जाता है। और उसी लिस्ट के अंदर रिसेंटली इंडसइंड बैंक जो है उसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का फाउंडेशन डे मनाया जाता है, और यहां पर भीमराव अंबेडकर जो हैं इनका आरबीआई की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। इसके साथ ही इनकी बुक जो है वो आप लोग याद रखना, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये जो बुक है ये कई बार एग्जाम्स के अंदर, वनडे एग्जाम्स में पूछी जाती है। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, क्योंकि
हम कई बार जब रुपीस ऐसे टर्म्स को जब किसी क्वेश्चन के अंदर देखते हैं तो जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उनसे रिलेट करने की कोशिश करते हैं उस ऑथर के साथ में। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं अगली ही लाइन में कि यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर किसको स्थापित किया गया था, आरबीआई को स्थापित किया गया था। यहां पे हम लोग और भी देख सकते हैं कि 1926 में रॉयल कमीशन जो है ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, उसकी सिफारिश पर भी इसको क्या किया गया था, इसको स्थापित किया गया था और इसी का नाम बाद में यंग हिल्टन कमीशन रखा गया था। चलिए हम लोग बात कर रहे थे आरबीआई की, तो कुछ स्पेसिफिकेशंस आप लोग के सामने हैं। बहुत ही आप लोगों को अच्छे से समझने की जरूरत है कि आरबीआई को हम लोग कहते हैं सबसे पहले सेंट्रल बैंक, इसके साथ में ही आरबीआई को एपेक्स इंस्टीट्यूशन कहा जाता है ऑफ कंट्री, ठीक है, जो कि कंट्रोल करता है मॉनेटरी को और पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को ये कंट्रोल करता है। इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी, जबकि स्थापित कब हुआ था, 1935 के अंदर ये स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझनी है। यहां पर हम लोगों को समझने की जरूरत है कि व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्ट्रक्चर में आप लोग देखिए कि टोटल 20 मेंबर्स आर देयर। फर्स्ट वन इज गवर्नर, तो गवर्नर एक होता है, 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर्स, 4 होते हैं डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं 10। यहां पर ये क्वेश्चन जो है नंबर, ये कई बार वनडे एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है या फिर पीसीएस के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट्स के रूप में भी पूछा जाता है, जबकि नॉमिनेटेड जो ऑफिशियल्स रहते हैं उनकी संख्या है 1। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, ये स्ट्रक्चर आप लोग जरूर याद रखना। यहां पर डेप्यूटी गवर्नर से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको यहां पर इंक्लूड कर दिया है। यहां पर देखिए कि सबसे पहले डेप्यूटी गवर्नर्स का वर्क क्या होता है, कि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है तो इसके लिए एक कमेटी जो है वो मीटिंग करती है और उस मीटिंग के अंदर डेप्यूटी गवर्नर्स शामिल होते हैं और इन्हीं के रिकमेंडेशन के ऊपर ये जो पॉलिसी है उनकी रेट्स जो हैं उनको वेरी किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि ये नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, टी रवि शंकर जो है ये 3 मई 2021 को बनाए गए थे। उसके बाद में राजेश्वर राव सेकंड नंबर पर, फिर ये हैं 9 अक्टूबर 2020 को इनका कार्यकाल शुरू हुआ था। फिर आप लोग देखिए एमडी पात्रा 15 जनवरी 2020 को, और एमके जैन, यहां पर आप लोग देखिए कि इनका जो कार्यकाल है वो 22 जून 2021, और इसके बाद ये पहले रह चुके हैं। तो बीपी कानूनगो जो हैं इनके स्थान पर टी रविशंकर का कार्यकाल जो है वो शुरू हुआ था, क्योंकि यहां पर डेट जो है वो आप लोग देख सकते हैं 2 अप्रैल 2021 को इनका पद जो था वो खाली हुआ था और उनके स्थान पर इनको अपॉइंट किया गया था। और ये जो है लिस्ट आपको आरबीआई की साइट पर भी देखने को मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, आप लोगों के लिए ये सेशंस लेके आता हूं, इसलिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग इन्हें नोट्स के रूप में जरूर रखिएगा एग्जाम में रिकॉल करने के लिए। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आरबीआई जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं और दूसरे होते हैं अनशेड्यूल्ड बैंक। देखिए भारत के अंदर अनशेड्यूल्ड बैंक जो है बिल्कुल नाम मात्र के हैं या हम लोग कहें है ही नहीं। शेड्यूल्ड बैंक जो है इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कमर्शियल बैंक और कॉर्पोरेटिव बैंक। जैसे रूरल लेवल के ऊपर, ग्रामीण स्तर के ऊपर कॉर्पोरेटिव बैंक जो है इनकी संख्या होती है, और कॉमर्शियल बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंक होते हैं। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, एसबीआई वगैरह है, अदर नेशनलाइज्ड बैंक हैं, क्योंकि नेशनलाइज किया गया था आपको पता है 1949 के अंदर, 1969 के अंदर नेशनलाइज किया गया था। नेशनलाइज का मींस है कि आरबीआई के तहत जो रूल्स हैं उनके तहत जो है वो ये बैंक्स काम करने लग जाते हैं। इसके साथ में प्राइवेट सेक्टर बैंक आते हैं, फॉरेन सेक्टर बैंक आते हैं और रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, आरआरबी। तो आप लोगों को पता होगा कि इन बैंक्स के लिए अलग से एग्जाम जो है वो भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, आरआरबी के लिए, पीएसबी बैंक्स के लिए। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर समझने के बाद थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर कि प्राइवेट सेक्टर बैंक वर्क एज ए कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो इंडसइंड बैंक जो है इसको एजेंसी बैंक के रूप में लिस्टेड किया गया है, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। इंडसइंड बैंक सेड दिस वुड स्ट्रेंथ इट्स प्रेजेंस इन द पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर ये जो है इस स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इसके साथ में ही शेड्यूल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक एज एजेंसी बैंक टू कंडक्ट गवर्नमेंट बिजनेसेस, तो एजेंसी बैंक जो है वो गवर्नमेंट बिजनेसेस को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं।
चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वर्तमान में जो है वो गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास हैं। इसको फाउंड किया गया था ब्रिटिश राज के अंदर, मतलब बिफोर 1947 ब्रिटिश राज था और फाउंड किया गया था। आप लोग डेट यहाँ पे देख सकते हैं, अप्रैल फूल बनाकर 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, मुंबई के अंदर इसके हेडक्वार्टर्स हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां पर यदि हम लोग आरबीआई की बात करें और सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की बात ना करें तो ऐसे लगता है कि सब्जी के अंदर तड़का अधूरा रह गया है। तो चलिए यहां पे आप लोग देख सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट है 5 अगस्त 2021 की। रेट जो है सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो वो है 4%। अभी मैं आप लोग को समझा देता हूं। फिर है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, ये है 18%। इसके साथ में रेपो रेट है 4%। अभी आप लोग देख लीजिए, मैं अभी समझा देता हूं। रिवर्स रेपो रेट है कितना, 3.35%। ये हमेशा कम रहता है रिवर्स रेपो रेट से। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये है 4.25 और बैंक रेट है 4.25। तो एमएसएफ और बैंक रेट जो है वो हमेशा इक्वल होती है और रेपो रेट से कम होती है हमेशा रिवर्स रेपो रेट। चलिए यहां पे मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर है ये बैंक, ठीक है, ये तो है बैंक और इसके बाद में ये है आरबीआई। अब मान लीजिए कि आपको पैसे की जरूरत पड़ी है तो आप किसके पास जाएंगे, बैंक के पास जाएंगे। तो बैंक क्या करता है कि आरबीआई से फिर वो पैसा लेता है। वैसे तो बैंक के पास में रिजर्व रहता है, लेकिन आरबीआई से वो क्या करता है कि पैसा जो है वो उधार लेता है। तो इस जिस उधारी पर यानी कि जिस रेट पर आरबीआई बैंक को पैसा देता है वो क्या रहती है, वो रहती है रेपो रेट। और मान लीजिए कि बैंक के पास में जो एक्स्ट्रा मनी है उसे जब आरबीआई के पास में जमा करा दिया जाता है तो वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट हमेशा ज्यादा रहती है, रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम रहती है। बैंक के पास देखिए, बैंक के पास हमेशा डिपॉजिट्स रहते हैं और वो डिपॉजिट्स रखे जाते हैं किसके अंदर, एसएलआर के अंदर। मतलब वो सॉलिड के अंदर भी हैं और लिक्विड की फॉर्म में भी हैं, मतलब पैसा भी है, सोना भी है। तो एसएलआर की फॉर्म में बैंक अपने पास में ही रखता है, उसे एसएलआर कहते हैं। और जो सीआरआर होता है 4%, जो भी डिपॉजिट है उसका 4% आरबीआई जो है इसके पास में जमा किया जाता है, वो कहलाता है क्या, कैश रिजर्व रेशियो। तो आई होप 4 जो है वो आप लोग समझ गए होंगे। एमएसएफ आप लोग समझिए, मान लीजिए बड़ी कंपनीज है, रिलायंस है, टाटा है, इनको जरूरत पड़ती है पैसे की और ह्यूज अमाउंट जो है वो कम समय के लिए जरूरत पड़ी है, मान लीजिए 1 या 2 दिन के लिए। तो ज्यादा इंटरेस्ट के ऊपर जब आरबीआई के द्वारा बड़ी कंपनीज को लोन प्रोवाइड कराया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमएसएफ कहते हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। और बहुत ही कम समय के लिए 24 घंटे, 1 दिन, 2 दिन के लिए ये लोन जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। यहां पर आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपने 1,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं। 1,000 रुपए डिपॉजिट करने के बाद बैंक जो है उसके पास में 740 का बैलेंस रहता है, क्योंकि वो 60 रुपए 6% ब्याज की दर पर किसके पास में जमा कर चुका है, आरबीआई के पास में। एसएलआर जो है वो उसने लगभग, ये लिखा हुआ है कि जब, है ना, तो 20% एसएलआर जो है उसने आरबीआई के अंदर जमा किया है, तो उसके पास में बैलेंस बच गया 740 रुपए का। और इसको वो क्या करता है कि अब लोन के रूप में प्रोवाइड करता है और जो इससे इंटरेस्ट आएगा वही बैंक का मुनाफा होता है। और जैसे बैंक की सैलरीज हैं, बैंक के एम्प्लॉय जो है वो सैलरी लेते हैं, वो इसी इंटरेस्ट के थ्रू जो है वो सैलरी इनकी बनती है। ठीक है, यहां पर एक टर्म जो है वो भी है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है बैंक से और 90 दिन तक यदि उसने कोई भी किस्त नहीं चुकाई है तो फिर वो एनपीए के अंदर काउंट होना शुरू हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन हमने बहुत ही बेहतरीन समझा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है जिसका परीक्षण केरल के कोची तट पर शुरू हुआ है? तो आईएनएस विक्रांत। आप लोगों को पता होगा कि आईएनएस विक्रांत जो है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका मींस है कि एक ऐसा कैरियर, एक ऐसा जहाज जो कि हेलीकॉप्टर, इसके साथ में फाइटर प्लेन जो हैं, इनको अपने ऊपर रखता है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर कहलाता है। और इसका जो निर्माण किया गया है वो मेक इन इंडिया के तहत किया गया है। मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है इसके तहत इसका निर्माण किया गया है। और यह कहा जा रहा है कि जब हम लोग मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो $5 बिलियन की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाएगा। और आईएनएस विक्रांत को यदि हम लोग समझना चाहे तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये एक कैरियर आप लोग देख रहे हैं जिसे हम लोग कह रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, और यहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं और यहां से जो है वो टेक ऑफ करते हैं एयरक्राफ्ट। इसके साथ में ही यहां पर दूसरे जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको लैंडिंग भी कराया जाता है। तो जब भी वॉर छिड़ता है तो यहां पर समंदर में से अचानक जो है वो दुश्मन पर हमला बोलने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत पड़ती है। और पूरे विश्व के अंदर 6 ही देश ऐसे हैं जिनके पास में एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। ठीक है, यहां तक कि हम लोग बात करें जापान की, तो जापान जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर को कभी भी तवज्जो नहीं देता है। वो तवज्जो देता है जितने भी हेलीकॉप्टर्स कैरियर्स हैं उनको तवज्जो देता है। ठीक है, तो अब ये तो है वो जापान ही जाने कि जब जापान के साथ युद्ध होगा तो उसकी कमी जो है वो हमारे पास में भी है। लेकिन फिलहाल तो जापान जो है वो भारत का एक क्या है, मित्र देश है। तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि आईएनएस विक्रांत जो है इसको डेप्लॉयड किया जाएगा 2022 के अंदर और कोची शिपयार्ड के अंदर इसको निर्मित किया गया है। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और आईएनएस विक्रांत जो है उसको 2021 के अंदर तैयार किया गया है, लेकिन 2022 के अंदर इसको समंदर में उतार दिया जाएगा। और 5 बिलियन नहीं ट्रिलियन, ठीक है, मैंने अभी बिलियन कह दिया था, तो 5 ट्रिलियन डॉलर जो है वो इकोनॉमी इससे क्या होगी, बूस्ट होगी, जो कि हमारा टारगेट है। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि यदि इंडियन नेवी को पूरा सी जो है इंडियन ओशियन उसको यदि कवर करना है, बे ऑफ बंगाल को भी कवर करना है, तो एटलीस्ट हमारे पास में 2 एयरक्राफ्ट जो हैं वो होने चाहिए सर्विलांस के तहत। जैसे आईएनएस विक्रमादित्य है और आईएनएस विक्रांत है, दोनों इंडिजीनियस हैं और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन काम करेंगे इंडियन नेवी के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सर हैं लवलीन बोरगोहेन, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो रिसेंटली जो है वो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। देखिए भारत के अंदर हॉकी के अंदर भी भारत को मेडल मिला है और बहुत ही लंबे समय के बाद ये हमें सौगात मिली है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 5 अगस्त को जो मुकाबले हुए हैं 14वें दिन टोक्यो ओलंपिक के, तो हॉकी के अंदर देखिए यहां पर हिस्ट्री जो है वो 41 साल के बाद हमने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हॉकी के अंदर जीता है। रेसलिंग के अंदर आपको पता है कि रवि कुमार दहिया ने धो दिया और सिल्वर मेडल जो है वो इन्होंने जीता है। दीपक पूनिया लॉजेस मेडल मैच इन MFS 86 केजी कैटेगरी के अंदर। विनेश फोगट जो है ये भी लूज कर गई हैं। अंशु मलिक जो है ये भी हार गई हैं। गोल्फ के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि अदिति अशोक, देखिए एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है, तो इनका किससे है, गोल्फ से है और सेकंड पोजीशन इनकी रही है। इसके साथ में दीक्षा डागर 54th पोजीशन रही है। तो अदिति अशोक का संबंध कौन से खेल से, ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि लवलीना जो है इन्होंने 69 कैटेगरी के अंदर फाइट की है और टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है इसको क्या कर लिया है, इसको फिक्स कर लिया है। तो लवलीना हैज बिकम द 3rd बॉक्सर फ्रॉम इंडिया टू विन ए मेडल इन ओलंपिक। तो तीसरी बॉक्सर हैं, इनसे पहले 2 और हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि विजेंद्र सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में और MC मैरीकॉम जो है इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था। और ओलंपिक के अंदर मेडल जीतने वाली पहली महिला जो थी वो कौन बनी थी, MC मैरीकॉम बनी थी। यहां पे लवलीना ने टर्की की जो बॉक्सर हैं, ठीक है, इनको हराया था और उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। इनका जन्म जो है वो 1997 के अंदर हुआ है। 23 साल की है, महज 23 साल की, और इन्होंने ये तमगा जो है वो ओलंपिक के अंदर हासिल किया है। चलिए, इनको अवार्ड जो है वो मिल चुका है, कौन सा, अर्जुन अवार्ड फॉर बॉक्सिंग के लिए इनको दिया जा चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा यानी कि नीलम जो है, नीलम वो कौन से देश के अंदर मिला है, तो वो मिला है श्रीलंका के अंदर। और इसकी खोज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि विश्व में सबसे महंगा ये बताया जा रहा है, नीलम बताया जा रहा है। और इसका वजन जो है वो कितना है, लगभग 510 केजी के आसपास इसका वजन है और जो कि मिला है श्रीलंका के अंदर, रतनपुरा के अंदर। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि रत्नापुरा जो है यहां पर मिला है। और वैसे ही आपको पता होगा कि श्रीलंका को हम लोग क्या कहते हैं, पर्ल आइलैंड जो है वो श्रीलंका को कहा जाता है। और इसके साथ में ही आप लोग देख सकते हैं कि श्रीलंका ये जो है इसकी कीमत कितनी है, $100 मिलियन जो है वो इसकी कीमत है। श्रीलंका की यदि हम लोग बात करें
कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरी कोटे है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका कौन है? महिंदा राजपक्षे। और गोताबाया राजपक्षे यहाँ के क्या है? प्रेसिडेंट है। दोनों ही भाई जो हैं वो मिलकर श्रीलंका को चला रहे हैं। यहाँ पर श्रीलंका के मैप को हम लोग देख सकते हैं। जाफना जो आइलैंड है वो यहाँ स्थित है। आप लोग इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है वो जरूर देखिएगा। इसके साथ में कोलंबो आप लोग देखिए, ठीक है। कोलंबो यहाँ की इकोनॉमिक कैपिटल है और जयवर्धनेपुरी कोटे जो है वो कैपिटल है। हम्बनटोटा, ये देखिए हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वो श्रीलंका ने क्या किया है? इसको लीज पर लिया है। और भारत के द्वारा ट्रिनकोमाली, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये ट्रिनकोमाली जो है वो इंडिया ने लीज पर ले रखा है। और जबकि ये जो हम्बनटोटा है इसको चाइना ने लीज पर ले रखा है। और यहां पर आप लोग देख रहे हैं पश्चिमी किनारे पर कोलंबो जो है, इसके लिए भारत क्या है? प्रयासरत है। चलिए, भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप किस राज्य के लिए लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली जो है वो उत्तराखंड के लिए लॉन्च किया गया है। देखिए, भूकंप की चेतावनी कब दी जाएगी? जब अर्थ जो है इसके क्रस्ट के अंदर वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी और उन्हीं वेव्स को जब ऑब्जर्व किया जाएगा तो फिर भूकंप की चेतावनी दी जाएगी। तो ये जो वेव्स हैं वो किस तरीके से काम करती है अभी हम लोग समझते हैं। तो आईआईटी रुड़की के द्वारा ये जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग ऐप जो है, इसको निर्मित किया गया है, जिसका नाम है उत्तराखंड अर्थक्वेक अलर्ट जो है, ये इसका नाम है, जो कि एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म दोनों पर काम करती है। 2 वर्जन जो हैं वो इसके लिए काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये इसके लिए क्या है? रेस्पॉन्सिबल है। इसने इसको क्या किया है? स्पॉन्सर किया है। तो जितने भी एक्टिव जोन है उत्तराखंड के अंदर, वहां पर ये जो ऐप है ये पहले से ही अलर्ट दे देगा। ये बहुत ही सोचने की बात है कि एक मोबाइल ऐप जो है वो पहले से ही कैसे अलर्ट कर सकती है। तो ये जितने भी सैटेलाइट जो है वो अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं, ठीक है, जिनका काम है कि अर्थ को ऑब्जर्व करना, तो वो सैटेलाइट क्या करते हैं? यदि आपके पास में मोबाइल है तो वो सैटेलाइट क्या करते हैं? आपके पास में उस अलर्ट को सेंड कर देते हैं, या फिर ये जो सैटेलाइट है ये उस सेंटर को अलर्ट करते हैं और सेंटर जो है वो आपके मोबाइल के अंदर उस इंफॉर्मेशन को डाल देता है, जिससे आपको पता लग जाता है कि अब जो है वो भूकंप आने वाला है। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जो है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने रिसेंटली जो है वो आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाई गई इस ऐप को क्या किया है? लॉन्च किया है। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि स्पीड ऑफ अर्थक्वेक वेव जो है वो इसके अंदर शो होंगी। जितने भी अर्थक्वेक आते हैं वो आते हैं महाद्वीप और महासागर के किनारों पर, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट हैं और जितने भी ओशियंस हैं उनकी जो मैचिंग लाइन है, जहां पर दोनों आपस में मैच करते हैं, वहां पर अधिकतर आपको वॉल्केनोज और अर्थक्वेक जो है वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियनिक प्लेट जो है वो आपस के अंदर क्या करती है? टक्कर करती है, जिससे ज्वालामुखी का निर्माण होता है और भूकंप भी आते हैं। भारत में यदि हम लोग बात करें तो आप लोग देखिए हिमालय का जो क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र यहां पे आप लोग देख सकते हैं, और उत्तराखंड का क्षेत्र जो है वो भी इसमें काउंट हो रहा है। चलिए, हम लोग समझते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे नीचे जो है वो सॉलिड यहां पर लेयर है, फिर लिक्विड है और फिर उसको कहा जाता है मेंटल, ठीक है। तो 3 इसके अंदर, और ऊपर जो है ये है कौन सा? क्रस्ट वाला पार्ट। अब मान लीजिए कि यहां पर भूकंप आया है तो इसको हम लोग कहते हैं फोकस पॉइंट, ये जो है फोकस पॉइंट। और जैसे ये अर्थ की क्रस्ट के ऊपर पहुंचता है तो ये कहलाता है एपिसेंटर। और अर्थ पर जहां पर भूकंप दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है? एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप से पी वेव, एस वेव, एल वेव, ये जो अलग अलग वेव्स हैं ये क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। सबसे पहले हम लोग पी वेव के बारे में देख लेते हैं। तो पी वेव जो है वो लिक्विड, सॉलिड दोनों के अंदर मूव कर सकती है, जबकि एस वेव जो है वो ओनली सॉलिड के अंदर ही क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। लिक्विड के अंदर जाते ही जो एस वेव्स हैं वो खत्म हो जाती हैं, जबकि एल वेव जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक रहती हैं, क्योंकि यही जो है वो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर मूव करती हैं। धीरे मूव करती हैं लेकिन जो है तबाही ज्यादा मचाती हैं एल वेव्स। तो यहां पे हम लोग जो वेव का पैटर्न है वो देख सकते हैं कि ये देखिए वेव जो है वो एक तरफ जब चलना शुरू होती है तो दूसरी तरफ निकलती है, और ये अप एंड डाउन मोशन में चलती है। कैन गो थ्रू सॉलिड जो है इससे क्या कर सकती है? ये मूव कर सकती है, ठीक है। इसमें जो है वो पास हो सकती है और लिक्विड से पास नहीं हो सकती है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि निम्न में से किस उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा रमी एवं पोकर जैसे ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने का कानून जो है वो रद्द कर दिया है? मद्रास हाईकोर्ट
के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो गेम्स हैं बेसिकली ये स्किल बेस हैं, जिसके पास में स्किल्स रहती हैं वही इन गेम्स को रन कर सकता है। जबकि लोगों का पक्ष ये है, जिसने रिट दायर की है उसका पक्ष ये है कि ये कहीं ना कहीं जुआ सट्टा जो है इसको प्रमोट करता है, ये लत डाल देता है किसी भी व्यक्ति के अंदर कि वो इसमें सट्टा खेले, जुआ खेले। तो इंडियन जो यूथ है उसको कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट का ये कहकर इसको रद्द किया गया कि ये एक स्किल बेस्ड जो है वो गेम है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट तर्क जो है वो इनके पीछे दिया गया है। मेंस के अंदर जो आंसर राइटिंग करेंगे उसमें आप लोगों को ये चीज लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अभी आप लोगों को प्ले नाउ पर क्लिक करना है और गेम जो है वो आप लोगों के लिए शुरू हो जाएगा। चलिए, तमिलनाडु लॉ मिनिस्टर एस रघुपति जो हैं उन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि ये जो है वो पब्लिक वेलफेयर की गेम्स हैं, ठीक है। इसके साथ में ही यहां पर आप लोग देख सकते हैं द कोर्ट रिजेक्टेड द अमेंडमेंट, तो ये जो है इसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो रिसेंटली यहाँ पे नंबूदरी, आप लोग जरूर याद रखना, एन वी नंबूदरी के नाम से इनको जाना जाता है। और इनकी विशेषता ये है कि ये जो रेड कलर की बियर्ड आप लोग देख रहे हैं, इनको पहनकर डांस करने वाले पहले जो कलाकार थे वो कौन से थे? वो नंबूदिरी ही थे। यहाँ पे आप लोग डांस देख सकते हैं, यह है कथकली और केरल के अंदर ये कथकली किया जाता है। यहाँ पर आंखों का जो अभिनय है वो बहुत ही मनोरम होता है, सुंदर होता है और इसी अभिनय से दर्शक को ये समझा दिया जाता है कि कल्चर क्या कहता है, कि चेहरे के एक्सप्रेशन जो हैं वो आखिरकार चाहते क्या हैं। यहाँ पे सारा का सारा खेल ही क्या है? एक्सप्रेशंस का है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इनका जो देहांत है वो 3 अगस्त को हुआ है। 81 ईयर ओल्ड ये थे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए, जो रेड बियर्ड के बारे में मैं बता रहा था उसको कहा जाता है चुवन्ना थड़ी जो है, ये इनको कहा जाता है। इसके साथ में ही ऐसे जो कलाकार है, इन्होंने जो कलाकार जो है अभिनय किया है वो है काली, उसके बाद में दुशासन जो है, बाकन, कई सारे कलाकार जो हैं वो इन्होंने क्या किए हैं? परफॉर्म किए हैं। इनको जो अवार्ड मिल चुके हैं उसके अंदर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड मिल चुका है। इसके साथ में केरल संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड है, केरल स्टेट कथकली अवार्ड जो है ये भी इनको मिल चुका है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पैरालंपिक दल के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसके द्वारा लिखा और गाया गया है? तो इंडियन क्रिकेट जो है, पैरा ओलंपिक क्रिकेट टीम जो है उसके ये खिलाड़ी हैं संजीव सिंह, उनके द्वारा ये गाना जो है वो गाया गया है, कर दे कमाल तू, और इनके द्वारा ही ये गाना जो है वो लिखा भी गया है। देखिए, पैरा ओलंपिक जो गेम्स हैं वो 24 अगस्त से शुरू होने वाले हैं और यहां पर ध्वज वाहक जो हैं वो आप लोग को याद रखना है, ध्वज वाहक का नाम है मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिव्यांग क्रिकेटर हैं संजीव सिंह और इन्हीं के द्वारा ये गाना जो है वो गाया गया है और उसको लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने, जो कि भारत के क्या हैं? स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 24 अगस्त से टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है वो शुरू होने वाले हैं और संजीव सिंह जो हैं इन्होंने इंडिया वॉन 4 मेडल। देखिए, संजीव सिंह की भी अभी हम लोग बात करते हैं, लेकिन इंडिया ने 4 मेडल जो थे वो जीते थे। कहां पर? रियो के अंदर, और 2 गोल्ड मेडल, जिनमें 4 के अंदर 2 गोल्ड मेडल थे, एक सिल्वर था और एक ब्रॉन्ज मेडल था। चलिए, यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज पैरालंपिक। तो जितने भी पैरा ओलंपिक मतलब डिसएबिलिटीज जिन व्यक्तियों के अंदर होती है लेकिन हुनर होता है, जैसे देवेंद्र झाझड़िया का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ज्वेलिन थ्रो करते हैं पैरा ओलंपिक के अंदर और बहुत ही बेहतरीन इंडिया के लिए मेडल्स वो लेके आते हैं। वैसे ही संजीव सिंह है, क्रिकेट टीम के लिए वो खेलते हैं। तो मरियप्पन थंगावेलु जो हैं ये क्या है? फ्लैग बैरियर हैं पैरालंपिक के अंदर और इन्होंने गोल्ड मेडल जो था वो 2016 के रियो ओलंपिक के अंदर जीता था। इसके साथ में ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो 2020 में इनको मिल चुका है और अभी जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं उसमें मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जो हैं, ठीक है, एमसी मैरी कॉम तो बॉक्सिंग करती हैं और मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, तो ये क्या रहे हैं? फ्लैग बैरियर रहे हैं। 7 अगस्त का मैच देखना मत भूलना, किसके अंदर? ज्वेलिन थ्रो के अंदर, जो कि मुकाबला है गुरु और शिष्य का। यहां पर गुरु कौन है? नीरज चोपड़ा है और शिष्य कौन है? पाकिस्तान का जो प्लेयर है, नाम मुझे याद नहीं है, वो क्या है? वो शिष्य है, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर ने अपने परफॉर्मा के अंदर लिख रखा है कि वो किससे इंस्पायर्ड हैं? नीरज चोपड़ा से वो इंस्पायर्ड हैं।
हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट जो है वो भारत को देने का फैसला किया है? तो रिसेंटली जो है अमेरिका ने ये फैसला लिया है। और हार्पून यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि टॉर्पीडो जो है वो शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के काम में आता है, वैसे ही समंदर के अंदर एंटी शिप जो है यानी कि शिप्स को खत्म करने के लिए हार्पून जो है वो काम में लिया जाता है। अमेरिका जो है वो हवाई आइलैंड पर इसको क्या करेगा, टेस्ट करेगा, और इसमें भारत जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। देखिए हवाई जो द्वीप है वहां पर होनोलुलु, आप लोगों ने जगह का नाम सुना होगा। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय जो थे वो हनीमून के लिए होनोलुलु गए थे, जो कि हवाई आइलैंड के ऊपर स्थित है। और वहीं पर ही अमेरिका का एयरफोर्स बेस जो है, नेवल बेस है, वो भी वहां पर स्थित है हवाई द्वीप के ऊपर। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि $82 मिलियन जो है वो एंटी शिप हार्पून मिसाइल की ये डील जो है वो यूएस के द्वारा अप्रूव की गई है। और इसके साथ में ही और जो दूसरे इक्विपमेंट हैं वो भी भारत को क्या किए जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहां पर मैक्सिमम स्पीड है हार्पून की 537 मील प्रति घंटा। ठीक है, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं मील नहीं है, मैक नंबर है। यहां पे मैक नंबर आप लोग देख रहे हैं, जो कि साउंड की जो वेलोसिटी है, साउंड का जो रफ्तार है, उसके अंदर मैक नंबर जो है वो इसकी यूनिट होती है। तो यहाँ पे एमपीएच, फ्लाइट एल्टीट्यूड आप लोग देख सकते हैं, सी स्कीमिंग है, और यहाँ पे कई सारी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दी गई है। किस राज्य की सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए हर हित स्टोर योजना, तो हर हित स्टोर योजना जो है वो रिसेंटली किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा यहाँ पे शुरू की गई है। क्योंकि सर्वाधिक बेरोजगारी जो है वो हरियाणा के अंदर ही दर्ज की गई है, लगभग 24% के आसपास। कोविड-19 के कारण यहाँ पर काफी ज्यादा बेरोजगारी जो है उसको दर्ज किया गया है। तो मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहाँ के सीएम हैं, और यहां पर क्या होगा कि जितने भी लोकल शॉप्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, और 2000 रिटेल स्टोर जो हैं वो यहां पर ओपन किए जाएंगे, ताकि डेली बेसिस पे ये अच्छे प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोवाइड करा सके। आईएमएफ ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि मंजूर की है? तो 650 अरब डॉलर जो है ये इसके लिए मंजूर किए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आईएमएफ ऐसा कर क्यों रहा है? यहाँ पे देखिए दो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तो है वर्ल्ड बैंक और एक है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जब भी हम लोग किसी देश के विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो लोन दिया जाता है वर्ल्ड बैंक के अलावा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और आईएमएफ जो है वो बात करता है किसके लिए, जो ऋण की राशि दी जाती है, जो उधार की राशि दी जाती है, या फिर कोई कंट्री जो है वो इकोनॉमिक ट्रैप के अंदर फंस चुका है, तो इसके लिए आईएमएफ जो है वो फंड प्रोवाइड कराता है। और वही फंड जो है वो अभी कोविड-19 के दौरान प्रोवाइड कराए गए हैं। दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। एक ही बिल्डिंग के अंदर दोनों के हेडक्वार्टर स्थापित हैं। तो आप लोग मुझे बताना कि वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो कौन है, और आईएमएफ के हेड जो हैं वो कौन है। दोनों के डायरेक्टर जनरल जो हैं उनका नाम और उनकी कंट्री का नाम मुझे जरूर भेजना। ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन सी कंट्री से हैं, और आईएमएफ की जो अध्यक्ष हैं वो कौन सी कंट्री से हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 650 बिलियन डॉलर जो है इसकी हेल्प आईएमएफ के द्वारा की जाएगी। और यहां पर 190 मेंबर्स हैं किसके, आईएमएफ के, जिसमें से यानी कि टोटल जो 70% पैसा है वो किसके लिए अलोकेट किया जाता है, 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज जो हैं उनके लिए, और 3% जो है वो अलोकेट किया जाता है लो इनकम कंट्रीज के लिए। 70% में से ही 58% जो है वो किन के लिए जाता है, एडवांस इकोनॉमीज जो हैं जैसे यूएसए वगैरह, उनके लिए फंड जो है वो अलॉट होता है। इसीलिए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं पर यह आरोप लगता है कि ये जो संस्थाएं हैं वो विकसित देशों के लिए ज्यादा काम करती हैं कंपेयर टू डेवलपिंग जो नेशंस हैं। ठीक है, तो डेवलप्ड नेशंस के लिए ज्यादा काम करती है कंपेयर टू डेवलपिंग नेशंस। किस राज्य सरकार के द्वारा वनों के संरक्षण के लिए नीति, पॉलिसी जो है वो लाने का फैसला किया गया? तो रिसेंटली राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं यहाँ के। और वनों के संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो नुकसान हुआ है फॉरेस्ट को, उसका हर्जाना भरने के लिए ही या फिर उसकी खाना पूर्ति करने के लिए ऐसी पॉलिसी जो है वो स्टेट्स के द्वारा बनाई जाती है। तो पर्पस आप लोग देख सकते हैं, बैलेंस ऑफ नेचर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्लाइमेटीज लाइक ग्लोबल वार्मिंग, फ्लूड्स, इसके साथ में ही फ्लड्स हो गया, ड्रॉट हो गया, लैंडस्लाइड्स है। तो ये जितने भी फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट पॉलिसी लेकर आएगी।
देखिए टोटल 8 मेडिसिन प्लांट्स हैं। 8 मेडिसिन प्लांट्स को क्या किया जाएगा, 5 ईयर के अंदर, नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति तक 3-3 बार जो है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, जैसे तुलसी है, गिलोय है, काल मेघ है, अश्वगंधा है, इनको 5 साल तक लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि राजस्थान जो है वो एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो कि पूरे भारत के 10.4% जो एरिया है इस पर फैला हुआ है, और पॉपुलेशन के अंदर 7वें स्थान पर राजस्थान आता है। गवर्नर जो है वो कलराज मिश्र हैं। कैपिटल है यहाँ की पिंक सिटी जयपुर। पॉपुलेशन आप लोग देख सकते हैं लगभग 7 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। भारतीय मूल की किस अमेरिकी छात्रा को विश्व की सबसे होनहार छात्रा का अवार्ड मिला है, तो नताशा पेरी जो हैं, इन्होंने 19,000 छात्रों के अंदर फर्स्ट रैंक जो है वो लेके आई हैं, और इनका एकेडमिक टैलेंट जो है वो बड़ा जबरदस्त था, और इसी के चलते 11 वर्ष की नताशा पेरी ने ये खिताब जीता है। तो 19,000 जो बच्चे हैं, इन ये 84 कंट्री से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उसके अंदर इन्होंने ये खिताब जीता है। हाल ही में ओडिशा की वन और पर्यावरण जो विभाग हैं, विभाग ने किस वन्य जीव को जीव की डीएनए जो प्रोफाइलिंग है वो करने का निर्णय लिया है। तो लेपर्ड जो है इसकी डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी। डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है वो तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन एक फैक्ट आप लोग जरूर याद रखना कि हम लोग अफ्रीका से चीता जो है, अफ्रीका से चीता जो है इसको कहां पर लेके आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के अंदर। मध्य प्रदेश का जो कूनो नेशनल पार्क है वहां पर इसको क्या किया जा रहा है, यहां पर इसको लाया जा रहा है चीता को अफ्रीका से। ठीक है, तो लेपर्ड जो है इसका क्या किया जाएगा, डीएनए प्रोफाइलिंग जो है वो इसकी की जाएगी। और ये जो है ये किसने निर्णय लिया है, उड़ीसा के द्वारा ये डिसाइड किया गया है। डीएनए प्रोफाइलिंग को हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ब्लड का सैंपल लिया है और ब्लड के सैंपल में से डीएनए, अब ये डीएनए मिला कहां पर, डीएनए जो मिला है वो मिला है कहां पर, जो आपकी सेल होती है, सेल के अंदर क्रोमेटिन्स रहते हैं, केंद्र के अंदर क्रोमेटिन्स रहते हैं, उन्हीं क्रोमेटिन से डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है इसको रिमूव किया गया, और फिर इसे कट किया गया अलग अलग पार्ट में, जो है वो एंजाइम्स के थ्रू इसको कट किया गया है। क्या आप लोग मुझे वो एंजाइम का नाम बता सकते हैं जो कि इसके कट करने में काम में लिया जाता है। इसके साथ में ही फिर अलग अलग कलर जो हैं वो इसमें यूज किए जाते हैं, सेपरेट जेल्स जो हैं वो इसमें यूज किए जाते हैं, और इसके साथ में ही इनको क्या किया जाता है, फिर इनकी कलरिंग के थ्रू, मतलब यहाँ पे आपको कलर जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बेसिकली कलर्स इनके अंदर होते हैं, और कलर्स के सेगमेंट में इनको अलग अलग जो है वो सेट कर दिया जाता है। अलग अलग सेट कॉम्बिनेशन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अलग अलग कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, और इसी को कहा जाता है डीएनए प्रोफाइलिंग। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, विश्व की सबसे ऊंची परिवहन योग्य सड़क का निर्माण किस स्थान पर किया गया है, तो लद्दाख के अंदर परिवहन योग्य है, ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है, और इसकी ऊंचाई बहुत ही ज्यादा है, लगभग 19,300 के आसपास। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रोड है 19,300 मीटर जो है, यहां पर इसको क्या किया गया है, इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, बेसिकली यहां पर फीट के अंदर है, सॉरी ये मीटर में नहीं है, ये फीट के अंदर है। यहां पे आप लोग देखिए, द रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट एन एल्टीट्यूड हायर देन द माउंट एवरेस्ट बेस। तो माउंट एवरेस्ट का जो बेस है वो ही कितना मीटर है, 5,000 मीटर पर इसका माउंट एवरेस्ट का बेस है, बेस कैंप है इन नेपाल के अंदर। ठीक है, और फीट के अंदर 17,598 फीट हो जाएगा, और ये जो है वो 19,300 फीट पर ये जो रोड है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर आप लोग देख सकते हैं कि जहां पर अक्साई चीन है और पीओके वाला क्षेत्र है जहां पर जाके मिलते हैं, उसको सियाचिन ग्लेशियर नाम दिया जाता है। चलिए, 5 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। K2 पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति जो हैं वो हैं शरोज कासिफ, पाकिस्तान के हैं। म्यांमार के प्रधानमंत्री जो हैं मिन ऑन्ग लैंग बने हैं। ट्रिपल जंप में नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो यूलिमा रोजर्स के द्वारा बनाया गया है। सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीजा जो है वो यूएई देगा। महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड जो है वो किसको मिला है, नाथपा झाकरी को मिला है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2020 में मुंबई और बेंगलोर को स्थान दिया गया है। और सार्वजनिक उपक्रमों के अंदर जो कि तेल के लिए काम करते हैं उसमें 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी गई है। 2 अगस्त 2021 को 145वीं जयंती मनाई गई है पी वेंकैया की। इसके साथ में एक बुक है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज। ये बुक जो है वो लुसियानो वेर निके के द्वारा लिखी गई है। भारत और किस देश के बीच फिर से जो है वो रेलवे मार्ग शुरू किया गया है, वो है कौन सा,
बांग्लादेश है। निसार जो उपग्रह है वो इसरो और नासा का संयुक्त अभियान है। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण जो है वो भुवनेश्वर के द्वारा किया गया है। यहाँ पे 7वां कॉनकेव जो है वो गोल्ड कप जो है वो जीता गया है अमेरिका के द्वारा। निकोल पाशिनयान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो है अर्मेनिया के। रिसेंटली जो है वो कुवेम्पु पुरस्कार किस काम के लिए दिया गया है, तो वो दिया गया है कंट्रीब्यूशन ऑफ राइटर इन एनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए, ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने से किस टेनिस खिलाड़ी ने इनकार कर दिया है, तो नोवाक जोकोविच जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए, विश्व जूनोस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो आप लोग मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ये भी बताना आंसर के अंदर कि ये जूनोस डे जो है, जूनोस का मींस क्या होता है और ये दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। आप लोगों को लेक्चर कैसा लगता है वो मुझे जरूर बताइएगा। आप लोगों का कोई भी फीडबैक नहीं आता है, कम से कम आप लोग कमेंट तो कर ही सकते हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ में लेक्चर की पीडीएफ जो है विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। जो भी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ते हैं उसका क्विज जो है वो यहाँ पर अवेलेबल रहता है, तो आप लोगों को इसके ज्वाइन करना है। और आप लोगों को एक काम और करना है, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है उसे जरूर शेयर करना। ठीक है, चलिए, स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।